नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में मंदिर खोलने के मुद्दे पर जेडीयू और बीजेपी की अलग अलग राय। भाजपा सांसद ने सीएम को लिखा पत्र। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ये लूट कब बंद होगी। प्रियंका गांधी ने बढ़ती महंगाई पर मोदी सरकार से पूछा सवाल। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेल कीमतों पर बोले गडकरी तो चिदम्बरम ने कहा मोदी सरकार में केवल उन्हीं में हिम्मत है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बढ़ती महंगाई भाजपा को उत्तर प्रदेश में परेशान कर सकती है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार में मंदिर खोलने के मुद्दे पर जेडीयू और बीजेपी की अलग अलग राय। भाजपा सांसद ने सीएम को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए मंदिरों को बंद करने के फैसले पर विचार करने के लिए भाजपा नेता सामने आए हैं। मंदिर खोलने को लेकर भाजपा सांसद विवेक ठाकुर ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। वहीं इस मुद्दे पर भाजपा और जेडीयू नेताओं के बीच दो राय है। भाजपा नेता जहां मंदिर खोले जाने को सही ठहरा रहे हैं, वहीं जेडीयू प्रवक्ता इस मुद्दे पर सामूहिक फैसले के इंतजार को सही मानते हैं। बिहार में कोरोना के मामले थमे हैं। बिहार में कोरोना की दूसरे लहर की संकट के बीच सूबे के मंदिरों व अन्य धार्मिक स्थलों को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। कोरोना की लहर अब थमी है। प्रदेश में लागू लॉकडाउन को भी हटा लिया गया है, लेकिन धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध जारी है। वहीं भाजपा सांसद विवेक ठाकुर ने अब एक नया राग छेड़ दिया है। उन्होंने मंदिर खोले जाने की वकालत की है और इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भी लिखा है। न्यूज 18 के अनुसार भाजपा सांसद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि कोरोना के मामले अब नियंत्रण में हैं। सावन का महीना आने वाला है, इसलिए लोगों की ये मांग है कि मंदिरों पर लगा ये प्रतिबंध हटाया जाए। उन्होंने सलाह देते हुए लिखा कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मंदिरों में पूजा करने की इजाजत दे देनी चाहिए। वहीं इस मांग के समर्थन में भाजपा के प्रवक्ता मनोज शर्मा भी आए और इसे लोगों के आस्था का विषय बताते हुए मंदिर खोलने की मांग की। भाजपा के नेता जहां मंदिर खोलने की मांग कर रहे हैं और कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण का हवाला दे रहे हैं, वहीं जेडीयू इस मुद्दे पर उनकी राय से सहमत नहीं दिख रही है। जेडीयू नेता कोरोना के संभावित तीसरी लहर का हवाला देते दिख रहे हैं। न्यूज 18 वेब पोर्टल के अनुसार जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि कोविड के खतरे को देखते हुए सभी बड़े मंदिर बंद हैं और इसे लेकर मंत्री परिषद सामूहिक रूप से निर्णय ले। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ये लूट कब होगी बंद? प्रियंका गांधी ने बढ़ती महंगाई पर मोदी सरकार से पूछा सवाल। जी हां दोस्तों, दूध, रसोई गैस, सब्जी और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल पूछा है। प्रियंका गांधी ने पूछा, आप इधर उधर की बात ना करें, ये बताएं कि ये लूट कब बंद होगी। इससे पहले बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर यूपी की पूर्व सीएम व बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया साइट पर बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन करते कांग्रेसियों की तस्वीरें पोस्ट की है। तस्वीरें पोस्ट करते हुए प्रियंका गांधी ने लिखा, महंगाई पर सरकार से एक सीधा सवाल, आप इधर उधर की बात ना करें, ये बताएं कि लूट बंद कब होगी। रसोई का बजट, खेत की लागत, ढुलाई का खर्च बढ़ने से समाज का हर वर्ग परेशान है और जनता को राहत मिलने तक कांग्रेस पार्टी का सड़कों पर संघर्ष जारी रहेगा। #महंगे दिन। इससे पहले बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा, देश में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस व दूध आदि जैसी रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं की कीमतें जिस प्रकार से लगातार बढ़ रही हैं, उससे महंगाई आसमान छूकर यहाँ के लोगों का जीवन दुखी व त्रस्त कर रही है। फिर भी सरकारें इसके प्रति गंभीर व चिंतित नहीं है। क्यों? यह अति दुखद है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेल कीमतों पर बोले गडकरी तो चिदम्बरम ने कहा मोदी सरकार में केवल उन्हीं में हिम्मत है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि मोदी सरकार में केवल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पास ही आवाज उठाने की हिम्मत है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर गडकरी के बयान को लेकर चिदम्बरम ने यह टिप्पणी की। चिदम्बरम ने कहा कि गडकरी में साहस है, इसलिए उन्हें कैबिनेट में भी अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। दरअसल गडकरी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से लोगों में गुस्से की बात स्वीकार की थी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को नागपुर में देश के पहले लिक्विफाइड प्राकृतिक गैस फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन किया था। इस मौके पर उन्होंने माना कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जनता के बीच गुस्सा है। इस कार्यक्रम में उन्होंने सलाह दी थी कि एलएनजी, सीएनजी या एथेनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन के अधिक उपयोग से पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी से राहत मिल सकती है। उनकी इस टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर चिदम्बरम ने कहा, देश में हर व्यक्ति जानता है कि इस सरकार में सारे निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए जाते हैं। फिर ये मायने नहीं रखता कि कौन वित्त मंत्री है और कौन नहीं है। प्रधानमंत्री खुद ही वित्त मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री, खेल मंत्री हैं, वही सब कुछ है।
उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि सिर्फ श्री गडकरी में यह साहस है कि वह समय समय पर आवाज उठाते हैं, लेकिन इन दिनों वह भी खामोश हैं। उन्हें अपनी आवाज उठानी चाहिए, उन्हें कैबिनेट में अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। कई बार उनके बयान में केंद्र सरकार असहज स्थिति में आ चुकी है। हाल ही में वैक्सीन की कमी को लेकर उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सुझाव दिया था कि देश में ज्यादा कंपनियों को कोरोना वैक्सीन बनाने का लाइसेंस देना चाहिए और उन कंपनियों को इसके बदले रॉयल्टी देनी चाहिए। उनके इस बयान के बाद केंद्र सरकार को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने कहा था कि सार्वजनिक मंचों पर ऐसे बयान की जगह गडकरी कैबिनेट की बैठक में ऐसे सुझाव क्यों नहीं देते हैं। चिदम्बरम का ताजा बयान केंद्र सरकार को महंगाई के मुद्दे पर उसके मंत्री के बयान के जरिए ही घेरने की कोशिश माना जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव किए जाने के बाद नितिन गडकरी से माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मंत्रालय का प्रभार ले लिया गया था। अब यह मंत्रालय महाराष्ट्र से ही भाजपा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे को दिया गया है। गडकरी से एमएसएमई मंत्रालय का प्रभार लिए जाने के फैसले पर लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल भी खड़े। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। धारा 370 और सीएए के बाद अब जनसंख्या नियंत्रण कानून पर फंस गए हैं नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, लेकिन बीजेपी के कई मुद्दों पर उनका विरोध आज तक कायम है। फिर चाहे वह राम मंदिर का मुद्दा हो, धारा 370 या ट्रिपल तलाक, नीतीश कुमार ने बीजेपी के इन मुद्दों का शुरू से ही विरोध किया है। इसके बाद सीएए, एनआरसी और एनपीआर जैसे मुद्दों पर नीतीश का विरोध कायम रहा। अब जनसंख्या नियंत्रण कानून पर हो रही चर्चा के बाद एक बार फिर नीतीश कुमार का विरोध देखने को मिल रहा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 ने सरकार के गठन होने के 6 महीने के भीतर ही यानी 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय कर दिया था। तब बिहार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर विरोध प्रकट किया था, लेकिन वोटिंग के दौरान दोनों सदन से वॉकआउट कर जेडीयू के सांसदों ने एक प्रकार से मोदी सरकार का ही समर्थन किया था। नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि कॉमन सिविल कोड के तहत ट्रिपल तलाक को जबरन किसी पर नहीं थोपा जाना चाहिए, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने यह बिल भी दोनों सदनों से पास करा लिया। नागरिकता संशोधन एक्ट को समर्थन देने के बाद नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को बिहार में लागू नहीं करने की बात कह चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा और वे एनपीआर पर भी विरोध दर्ज करा चुके हैं। एनपीआर पर नीतीश कुमार यह स्पष्ट कर चुके हैं कि 2010 के तर्ज पर ही राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार होना चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार ने पहले सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया था, लेकिन बाद में नीतीश कुमार के साथ जेडीयू ने इस बिल का समर्थन किया। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने पर हो रही चर्चा और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून पर किए गए पहल के बाद नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर भी बीजेपी से हटकर बयान दिया है। एक तरफ जहां देश में बढ़ती आबादी की वजह से कम हो रहे संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कानून बनाने की चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ बिहार की एनडीए सरकार में बीजेपी के सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनसंख्या नियंत्रण पर अपनी अलग ही राय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कानून बनाने में जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा, बल्कि महिलाओं को शिक्षित करने से ही जनसंख्या नियंत्रण प्रभावी रूप से सफल हो सकता है। यानी बीजेपी के इस मुद्दे पर भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी विधान परिषद के नाम पर भी खेला करने की तैयारी में। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव में खेला होबे यानी खेल होगा का नारा बुलंद कर जीत दर्ज करने के बाद अब मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी विधान परिषद के नाम पर भी खेला करने की तैयारी में है। लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के तुरंत बाद उन्होंने कैबिनेट की बैठक में विधान परिषद गठित करने पर मुहर लगाने के बाद गत 6 जुलाई को विधानसभा में भी प्रस्ताव पारित करा लिया। अब अन्य प्रक्रियाएं भी पूरी की जा रही है, परंतु यह सवाल यह उठ रहा है कि आखिर 52 साल बाद फिर से बंगाल में विधान परिषद गठित करने की जरूरत क्यों पड़ी। बंगाल में 1969 में विधान परिषद समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद फरवरी 2021 तक इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन मार्च 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों की सूची जारी करते हुए ममता ने घोषणा कर दी कि जिन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा है उन सभी को विधान परिषद गठित कर उसका सदस्य बनाया जाएगा। उस समय माना गया था कि ऐसा पार्टी में बगावत रोकने के लिए कहा जा रहा है। इससे पहले वर्ष 2011 में भी ममता ने विधान परिषद गठित करने की बात कही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रस्ताव पारित हो चुका है और अब इसे केंद्र सरकार के पास भेजने की तैयारी हो रही है। यहीं से असली खेल शुरू होने के आसार हैं। केंद्र के साथ ममता के संबंध कैसे हैं यह जग जाहिर है। हर मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ वह मुखर रहती हैं। ऐसे में विधान परिषद के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार धीरे चलो की नीति अपना सकती है। कई वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल का नाम बदलने के लिए विधानसभा से प्रस्ताव पारित करवाकर ममता सरकार ने केंद्र को भेजा था, लेकिन आज तक नाम परिवर्तन नहीं हो सका है। अगर ऐसा ही हाल विधान परिषद के प्रस्ताव का हुआ तो ममता एक और इसे बंगाल की अस्मिता से जोड़कर केंद्र सरकार के खिलाफ मुद्दा बना सकती हैं। वहीं दूसरी ओर
ओर अपने नेताओं को कहेंगे कि केंद्र की वजह से वह अपना वादा पूरा नहीं कर पा रही हैं। यही नहीं, जब प्रस्ताव पारित हुआ था तब ममता ने कहा था कि वाम मोर्चा का विधानसभा में एक भी सदस्य नहीं है। अगर विधान परिषद गठित होता है तो उसमें उन्हें जरूर सदस्य के रूप में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस बयान में भी सियासी स्वार्थ निहित हैं। उन्हें पता है कि इस बार वामपंथी वोट भी उन्हें मिले हैं, इसलिए उन्हें आगे भी जोड़े रखने व इस मुद्दे पर वाम नेताओं का समर्थन प्राप्त करने का हो सकता है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि मंजूरी मिल भी जाती है तो विधान परिषद आर्थिक बदहाली झेल रहे बंगाल के लिए एक और बोझ होगा। पहले से ही राज्य पर 4 लाख करोड़ से अधिक के ऋण का बोझ है। हालत यह है कि सरकारी कर्मियों के वेतन व पेंशन भुगतान के लिए भी ऋण लेना पड़ता है। लिहाजा भाजपा ने विधानसभा में इस प्रस्ताव का विरोध किया था। माकपा व कांग्रेस के भी कई नेता हैं जिनका कहना है कि इसकी जरूरत नहीं है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।